हरिओम ओम आनंदमयम ओम शांतिमय ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर प्रेम से स्वागत है। आइए हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत अपराध को नियंत्रित करने के उपाय क्या हैं उसको हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। अपराध क्या होता है? राज्य का, देश का, समाज का जो भी नियम है, जो कानून है, जो व्यवस्था है, उसके विरोध में या उसके विपरीत में जो किया गया कार्य है वह क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। अपराध कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं? अपराध। ये सब के विषय में डिटेल में चर्चा हो चुकी है। चैनल के अंदर चले जाइए, प्ले लिस्ट है इस पेपर का, उसमें सब कुछ डिटेल में आपको मिलेगा। इसके पहले का आप धीरे धीरे आगे पढ़ाते चलेंगे तो उसी प्ले लिस्ट में सब वीडियो जोड़ते चले जाएंगे। आगे हम बात करें तो अपराध को रोकने का उपाय का पहला, आप जान लीजिए अपराध क्या करता है? अपने दूसरे के अधिकारों का हनन करना भी क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। या मानव कल्याण का हनन करना भी क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। तो अपराध को रोकने का उपाय क्या है? अपराध को तो रोकना ही चाहिए। पहला उपाय है आचरण की शिक्षा। शिक्षा का विकास होना अलग बात है। जैसे भारत में शिक्षा का विकास हुआ लेकिन महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते गए। अर्थात हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है या जो भी शिक्षा में पाठ्यक्रम है उनमें अच्छे आचरण पर बल कम दिया गया है। ज्ञान दिया गया, योग्यता दिया गया, लेकिन सदुपयोग पर, अच्छी बातों पर, अच्छे कार्यों पर जितना दृढ़ विश्वास भरना चाहिए, जितना व्यवस्थित आचरण सोच समझ भरना चाहिए, वो भरने में आज भी शिक्षा असफल है। अगर आपको अपराध दूर करना है तो जो भी शिक्षा व्यवस्था है, जो भी विभिन्न विषय हैं, उनमें सदाचरण, अच्छे आचरण, उसके सदुपयोग, उसके प्रति अपने दायित्व और लोक कल्याण हेतु जो जिम्मेदारियां हैं उनसे संबंधित आचरण, आदर्श, मूल्य, व्यवहार, समझ, आवश्यकता, महत्व, ये सब सारी चीज़ों को भरना होगा, सिखाना होगा, बताना होगा। तब जब सही आचरण करने लगेंगे लोग तब अपराध घटेगा। याद रखिए, विपरीत परिस्थितियों में ही अपराध होते हैं और विपरीत परिस्थितियों में ही आपके योग्यता, क्षमता, आपके शिक्षा, आपके संस्कार, आपके संघर्षशीलता और आपके प्रयास इत्यादि की परीक्षा भी होती है। इसलिए शिक्षित व्यक्ति वही है जो अपनी सीखी हुई विद्या का सदुपयोग करे, यानी अच्छा आचरण करे, तो वही व्यक्ति वास्तव में शिक्षित कहा जाता है। देखिए, चोर को भी ज्ञान है, ईमानदार को भी ज्ञान है। चोर उस विद्या का दुरुपयोग करके अपराध होने का भागी होता है, लेकिन जो उस विद्या का सदुपयोग किया अपने लिए, दूसरे के लिए, वही अच्छा कहलाता है। तो भारतीय शिक्षा में अगर शिक्षा संबंधी जो भी विकास हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, उसमें अगर सदाचरण पे बल दिया गया, अच्छे उपयोग, अच्छी बात, अच्छे व्यवहार, मानव कल्याण इत्यादि संबंधी बातों को सिखाने, पढ़ाने, बताने, समझाने, अनुकरण कराने पर अगर बल दिया जाए तो यह शिक्षा का विकास अपराध को रोकेगा। दूसरा, अगर हम बात करें धर्म और नैतिकता। धर्म क्या है? सिंपल में कहें तो सत्य और न्याय। प्रत्येक परिस्थिति में सत्य और न्याय के साथ जो कर्म की व्याख्या करता है वही धर्म कहलाता है। प्रत्येक परिस्थिति में सत्य और न्याय के साथ जो कर्म की व्याख्या करता है वो क्या कहलाता है? धर्म। और नैतिकता क्या कहलाता है? जो कर्तव्य है उसको क्रमशः सुव्यवस्थित ढंग से नियम का पालन करना, सभ्यता का पालन करना, आचरण का पालन करना, एक दूसरे के अधिकार और कर्तव्यों का उचित ढंग से नियमबद्ध होकर के पालन करना क्या कहलाता है? नैतिकता। तो सबने बताया ना, सत्य और न्याय पर आधारित जो कर्म की व्याख्या करता है वो धर्म कहलाता है। अगर धर्म और नैतिकता की शिक्षा, यानी हमारा उचित कर्म क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसके लक्षण क्या है, अच्छे कर्म करने वालों का स्वभाव व्यवहार कैसा होता है। आज के समय में बड़ी विचित्र बात है, जैसे ही भ्रष्टाचार का विरोध करो, डिफाल्टर सब भ्रष्टाचारियों की व्याख्या करने लगते हैं और भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले की ही नौकरियां खा जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। आज नहीं तो कल प्रेम से अगर लड़े तो बिना समस्या, भविष्य में व्यापक समस्या न होकर के कम समस्या में विकास हो जाएगा।
लेकिन अगर भ्रष्टाचार से डरोगे तो फिर सर्वनाश कर ही देगा भ्रष्टाचार। कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो सत्य और न्याय पर आधारित कर्म की व्याख्या करता है वह धर्म कहलाता है। धर्म को यानी अच्छे कर्तव्यों को जानना, पहचानना, समझना। नास्तिक लोगों को भी आप देखेंगे तो बुरे काम का बुरा ही परिणाम उसे मिला है, आस्तिक लोगों को भी देखेंगे तो भी। तो कुल मिला के धर्म जो है भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में विकास, सम्मान, स्वाभिमान, शांति सुरक्षित हो, ऐसे न्याय युक्त कर्म की भी व्याख्या करता है। तो जब आप धर्म को व्यापक तौर से मानव कल्याण और मानव व्यवहार के दृष्टिकोण से समझाते हुए, बताते हुए नियमबद्ध ढंग से करना और उसके लिए संघर्ष करना, उसके लिए सहनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना, अपने दायित्वों को निर्वहन करना संबंधी अगर बात विचार व्यवहारों को शिक्षा के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से, नाटक के माध्यम से और इत्यादि जितने भी हैं, पत्र पत्रिका इत्यादि के माध्यम से यदि आप प्रचार प्रसार करते हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा, अपराध घटेंगे, अपराध समाप्त होंगे, अपराध कम होंगे, ये सब स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए कहा जाता है ना कि जैसी सोच वैसा संकल्प वैसा कर्म। तो ये धर्म और नैतिकता के माध्यम से व्यक्ति के अंदर अगर हम अच्छी सोच डालेंगे तो अच्छा संकल्प करेगा, अच्छा संकल्प करेगा तो अच्छा कर्म करेगा, अपराध घटेंगे। तीसरी अगर हम बात करें तो मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति। कोई भी समाज हो, कितना हो आगे हो या कितना हो पीछे हो, यदि मूलभूत आवश्यकता, आज की मूलभूत आवश्यकता अलग मेजरमेंट है, लेकिन पुराना जो मूलभूत आवश्यकता है उसमें रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीज़ें अगर पूरा होती हैं तो निश्चित रूप से अपराध की प्रवृत्तियाँ कम होती हैं या नहीं होती हैं या बहुत कम हो जाती हैं। आज की अगर वर्तमान आवश्यकताओं को देखें तो मूलभूत आवश्यकता में रोटी, कपड़ा, मकान के संग संग शिक्षा, स्वास्थ्य यानी चिकित्सा व्यवस्था और उसके बाद जो है विद्युत और पेयजल, ये सब और उसमें जुड़ गई हैं। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और इलेक्ट्रिक, ये सब क्या है, पहले के रोटी, कपड़ा, मकान में जुड़ गई। वो सब क्या है, मूलभूत आवश्यकता। जब समाज की मूलभूत आवश्यकता, कोई भी समाज हो, गरीब हो, अमीर हो, बड़ी जाति हो, छोटी जाति हो, कोई भी समाज हो, कहीं का भी समाज हो, अगर ये मूलभूत आवश्यकता पूरी कर देती है सरकार या वह समाज स्वयं से ही संघर्ष करके खेती बाड़ी या इत्यादि के माध्यम से अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में यदि सफल होता है तो अपराध की प्रवृत्तियां घटती हैं, नहीं तो अपराध की बड़ी भयावह प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। यानी अपराध का बहुत घिनौना रूप बनना शुरू हो जाता है। जब मूलभूत आवश्यकता पूरी हो जाती है तो बहुत सारे अपराध अपने आप समाप्त हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो मूलभूत आवश्यकता जब पूरी होगी तो निश्चित रूप से अपराध को हम रोकने में सफल हो जाएंगे। आगे हम बात करें परिवार एवं संगत। अगर हम अपराध के जो शोध हुए हैं, अनुसंधान हुए, इसमें दो प्रकार की जो अनुसंधान बताते हैं। एक वंशानुगत अपराध को बढ़ावा मिलता है, यानी पिता भी वैसा था इसलिए वैसा पुत्र हुआ, माता पिता दोनों हैं तो वो खतरनाक होता है। अगर माता नहीं है, पिता है तो संभावना बहुत कम हो जाती है, फिर भी संभावना रहती है। यानी वंशानुगत अपराध और संगतगत अपराध, यानी संगत में पढ़ने के कारण से, गलत लोगों की संगत में पड़ने के कारण से भी अपराध को बढ़ावा मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर उसे रोकना है, वंशानुगत अपराध को या फिर संगत से होने वाले अगर अपराध को अगर रोकना है तो हमको क्या करना है, ध्यान देना है। परिवार कल्याण के द्वारा या फिर परिवार कल्याण विभाग जो स्थापना की गई उसकी तो बात है। साथ में जो शिक्षक है या समाज के जो लोग हैं, नेतृत्वकर्ता जो लोग हैं, या समाज में जो प्रबुद्ध वर्ग है, या समाज के जो समाज को में अपना जो है एक दबदबा रखने वाले लोग हैं, या सामाजिक नियंत्रण रखने वाले लोग हैं, या ग्रामीण स्तर पर समाज का नेतृत्व करने वाले लोग हैं समाज, तो ऐसे लोगों को क्या करना है, परिवार स्तर पर और मित्रता के संदर्भ में स्वस्थ विचारधारा, स्वस्थ व्यवहार, स्वस्थ आचरण संबंधी ज्ञान देना, उपदेश देना, सिखाना, बताना। कोई व्यक्ति अगर अभद्र व्यवहार करता है किसी महिला के प्रति परिवार में ही, तो वह महिला के प्रति अभद्र व्यवहार तो कर रहा है, लेकिन उस महिला के प्रति वही अभद्र व्यवहार बच्चे देखेंगे तो और भी अभद्र व्यवहार को बढ़ावा देंगे। तो कुल मिलाकर परिवार स्तर पर और जो संगत यानी मित्रता के संदर्भ में भी स्वस्थ विचारधारा, स्वस्थ पैमाना, स्वस्थ समझ
और स्वस्थ ढंग से उसको नियंत्रित करते हुए दायित्वों को निर्वहन करने संबंधी बात विचार क्रियाकलापों को भी सोचने, समझाने, बताने संबंधी गतिविधियों को पास पड़ोस के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से, समाज में प्रभावशाली व्यक्ति के माध्यम से, नेतृत्व के माध्यम से, अगर स्वस्थ विचारधारा, स्वस्थ कर्म, स्वस्थ दायित्व की बात को समझाने, बताने, उसे उसके संदर्भ में प्रचार प्रसार करने संबंधी अगर हम बातों को सिखाते बताते हैं तो निश्चित रूप से अपराध में क्या होगा? अपराध कम होगा। अपराध क्या होता है? कम होगा। होता क्या है कि भावनात्मक अत्याचार और गरीबी या दूसरे जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो कम बुद्धिमान वाले बच्चों का दुरुपयोग करके अपराध को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे जो बढ़ रहे अपराध, इसको आप परिवार के संदर्भ में और मित्रता के संदर्भ में अच्छी विचारधारा, अच्छे सोच समझ इत्यादि को विकसित करके, समझा करके, महत्व को बता करके, विभिन्न पर्वों पर, विभिन्न उत्सवों पर प्रवचन के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से अगर आप बताते हैं तो निश्चित रूप से अपराध को रोकने में सहायता मिलेगी। अगला है सुधार गृह एवं जेल व्यवस्था। 18 वर्ष से कम, 16 वर्ष की मांग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। 18 वर्ष से कम के जो अपराध हैं वो क्या होता है? बाल अपराध के। बाल अपराध के लिए जो है सुधार के लिए एक सुधार गृह भारत सरकार व्यवस्था की है, लगभग सभी देशों में है कि 18 वर्ष से कम आयु में अगर बालक या बालिका कोई अपराध करता है तो उसे सुधार गृह में रखा जाएगा, उसको जेल में नहीं रखा जाएगा। तो सुधार गृह में क्या होता है? जितना उसे पढ़ाया लिखाया जाना चाहिए, जितना समझाया जाना चाहिए, जितना उसके गतिविधियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यानी सुधार गृह में जब उसे रखा जाए तो सबसे बड़ी बात कार्य कारण संबंध, कार्य का परिणाम, वो सब क्या होता है? अधिकारी लोग लंबे लंबे खड़े रहते हैं, दूर दूर खड़े रहते हैं, जबकि जितना उनको योगदान दे करके इसको सुधारना चाहिए, समझाना चाहिए, अनुभव से जोड़ करके उसे सुधारने और ज्ञान देने और आचरण करने की बातों को सिखाया बताना चाहिए, उतना नहीं सिखाया बताया जाता है। जिसके कारण से बहुत से ऐसे बालक सुधार गृह में जाने के बावजूद भी बाद में भी अपराध कर बैठते हैं। तो कुल मिलाकर अगर सुधार गृह में उचित शिक्षा, कार्य कारण, अनुभव, समझ इत्यादि के आधार पर अगर सिखाया पढ़ाया जाए तो जो बालक अपराधी प्रवृत्ति के हो गए उन्हें रोका जा सकता है या सही रास्ते पर लाया जा सकता है। यदि कोई अपराधी ऐसा हो भी गया कि जो अपराध को किसी भी परिस्थिति में अपने मौत के ही साथ छोड़ने पे तैयार है, तो ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे बालकों को तो नहीं कर सकते, व्यक्तियों को जेल में डाल देना चाहिए, यानी उसको सज़ा ही देना चाहिए, ताकि वो कुछ लंबे समय तक सज़ा अगर झेलता है तो निश्चित रूप से उसके सोच समझ आचरण में परिवर्तन आते हैं। तो यह भी एक प्रकार से अपराध को नियंत्रण का कठोर तरीका है। आगे हम बात करें न्याय व्यवस्था में सुधार। जितने भी हाई क्लास के अपराधी होते हैं, अगर उनका इतिहास उठा के अगर आप देखें तो सब अच्छे परिवार से आते हैं। तो होता क्या है, जब कोई अच्छा व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति है, अच्छा है, कमज़ोर व्यक्ति है न्याय के साथ है, कमज़ोर व्यक्ति है धर्म के साथ है, कमज़ोर व्यक्ति है अपने अधिकार के साथ है, जब कमज़ोर व्यक्ति का कोई हनन करता है या कोई समस्या उत्पन्न करता है मान सम्मान से संबंधित, धन संपत्ति से संबंधित, तो ऐसे बालक क्या होते हैं, अगर उनका कोर्ट साथ नहीं देता, राजनीति साथ नहीं देती, पुलिस साथ नहीं देती, घूसखोर ऑफिसर उसका साथ नहीं देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, बहुत बड़ा अपराधी हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में बात ये करना है, अगर तत्काल न्याय व्यवस्था दी जाए, यानी उसके लिए अगर आप न्याय को लंबा खींचेंगे तो असत्य सत्य गढ़ना शुरू कर देगा, बनाना शुरू कर देगा। यदि आप न्याय के लिए कम ही समय रखते हैं तो जो असत्य को जो अवसर मिल रहा है, बात भूनने का, बात घुमाने का, घूस देने का, ऑफिसर को पैसा मिला करके दे करके अपना मनमाना न्याय कराने का, उसको अवसर नहीं मिलेगा। तो जितने ज़्यादा तत्काल न्याय होगा उतने क्या होगा, गलत चीज़ें रुकती हैं, अर्थात अपराध कम हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नहीं के बराबर हो जाते हैं, यानी बहुत उसे कम किया जा सकता है। तो त्वरित न्याय व्यवस्था में अगर सुधार किया जाए तो निश्चित रूप से अपराध की प्रवृत्तियों को आप रोक सकते हैं या बहुत कम कर सकते हैं। बुरा न माने, हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। योगी जी ने अपराधी वाली प्रवृत्तियों में जरा सा कोर्ट का मुंह नहीं देखा, उन्होंने सीधा कहा कि नहीं, जैसे को तैसे के भाषा में जवाब दो, यानी तुरंत न्याय वाली प्रवृत्ति में आ गए। आज के समय में अपराधी अपना शटर गिरा के बैठे हैं कि चाहे किसी भी पार्टी का हो,
अपराधियों को भगवान के सामने हाथ गोड़ जोड़ करके जीवन जीने की अब कुछ बुद्धि आ गई है। तो कुल बात कहें कि अगर न्याय तत्काल में योगी जी ने न्याय व्यवस्था को बढ़ावा दिया, अब अपराधी एकदम अपने नीचता को याद करके बिल में घुसे हुए हैं। तो ये न्याय व्यवस्था है। अगर वैसे ही न्याय कोर्ट देने लगे तो योगी जी को इतना कठोर कदम उठाना ही नहीं पड़ता। अब बताइए, जब 100-100, 150-100, 50-50, 40-40 केसें हैं, अब कोई गवाही नहीं देता तो उससे सरकार छोड़ देती है। अब जज को कौन जाए समझाने कि अरे जिसके खिलाफ इतनी केसेस हैं, क्या कि वो केस लेकर के आने वाले मूर्ख थे, पागल थे, या तो कोर्ट उनको पागल और मूर्ख सिद्ध करे तब छोड़े स्मगलर को तो ठीक भी लगे। बिना केस करने वाले, बिना कोर्ट में गई हुई केस पर सिर्फ एक गवाही के न होने के कारण से केसें ख़त्म कर देते हैं। तो अब ये बताइए, जब कोर्ट सब कुछ जान रहा है, कोर्ट स्वयं परेशान भी है उनसे, फिर भी कोर्ट न बनाए नियम, तो इसका अर्थ है कि न्याय व्यवस्था में सुधार की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर जो सुधार नहीं करता है वह मानवता का, मानव कल्याण का और न्याय का शत्रु कहा जाएगा। तो न्याय व्यवस्था में अगर सुधार किया जाए, तत्काल न्याय व्यवस्था को अगर बढ़ावा दिया जाए तो निश्चित रूप से अपराध कम होंगे, घटेंगे। अगला है राजनीति में अपराध। वास्तव में जो पेशेवर अपराधी होते हैं, जो बड़े स्तर के अपराधी होते हैं, जो संसद विधायक तक बनते हैं, उनके पीछे बड़े बड़े नेताओं का हाथ होता है, क्योंकि वो नेता उन अपराधियों को लेकर के बड़े बड़े अधिकारियों पर दादागिरी करते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों से लूट खसोट कराते हैं। तो ये नेताओं की बड़ी गंदी ये व्यवस्था, बड़ी सोच है। जो बड़े बड़े राजनीति हैं वो बड़े बड़े स्मगलरों को पाल करके अपना असुरों वाला पेट नोट के माध्यम से, वर्चस्व के माध्यम से भरते हैं। तो राजनीति में जो अपराधीकरण है, इस पर रोक लगना चाहिए। यानी निर्वाचन आयोग को ये नियम बना देना चाहिए कि कोई भी अपराधी इलेक्शन नहीं लड़ सकता जिसके खिलाफ केस लड़ रही है। या तो वो फैसला लेके आए या तो फिर इलेक्शन से दूर रहे। इस पर एक बार दो बार नियम बने, फिर लेकिन चोर चोर मौसेरे भाई, पक्ष विपक्ष दोनों पाल रखे हैं अपराधियों को, जिसके कारण से इस पर कठोर नियम नहीं बन पाया, जिसके कारण से अपराध, राजनीति अपराध को बढ़ावा देती है। हाँ, अगर अच्छा नेता आ गया तो राजनीति में जो अपराधी हैं वो बिल में घुसना पड़ता है, या तो फिर वो कैदे से रहते हैं। तो राजनीति में जो अपराधीकरण है, यदि इसको निर्वाचन आयोग या सुप्रीम कोर्ट अगर बैन लगा दे, इसको कम कर दे या इस पर रोक लगा दे कि ऐसे लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते संगीन मामलों में या बहुत ज़्यादा केसेस में, जिनको आपराधिक मामले में उनका जो है नाम आया है, जब तक वो फैसला नहीं आ जाता तब तक उनको केस लड़ने का अधिकार न हो। अगर ऐसा प्रतिबंध लगता है, राजनीति में आने वाले जो अपराधी हैं वो भी रुकेंगे और साथ में उनको देख करके जो अपराध के और फालतू नाजायज़ नस्लें जो बढ़ रही हैं वो भी रुक जाएंगी, जिसके कारण से क्या है, अपराध को आप रोक सकते हैं। अगला है मनोरंजन की व्यवस्था। अगर हम बात करें जीवन में, जैसे खेल कूद का मैदान है, क्लब का है, गीत संगीत है, अगर हम बात करें तो मनोरंजन यानी जो गरीब बस्तियां हैं या जहां के लोग बहुत पिछड़े हैं या जहां के लोगों का कोई वैकल्पिक मनोरंजन की व्यवस्था नहीं है, तो जहाँ पर मनोरंजन की व्यवस्था वैकल्पिक रूप में नहीं होती है, वहाँ पर आदमी अपने सामान्य दिनचर्या में बोझिल सा महसूस करता है, जिसके कारण से वह दबाव महसूस करते करते लड़ाई झगड़ा, घरेलू हिंसा इत्यादि को बढ़ावा मिलता है। यदि सरकार खेलकूद का मैदान, क्लब, उसके बाद सर्कस, ये सब हुआ, नाटक हुआ, गीत संगीत हुआ, अगर ऐसी व्यवस्था मनोरंजन का स्थान पे देती है या ऐसी व्यवस्था करती है तो निश्चित रूप से अपराध को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य को टेंशन फ्री हम करेंगे। वास्तव में अपराध तब होता है जब तनाव में व्यक्ति होता है। तो जो मनोरंजन की व्यवस्था है यह समाज को या समाज के सभी वर्गों को जब उसको मानसिक रूप से टेंशन फ्री करती है, तनाव मुक्त करती है, तो अपराध को भी बढ़ावा नहीं मिलता, अर्थात अपराध को कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। तो ये मनोरंजन की व्यवस्था भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपको समझाने का ये प्रयास किया कि अपराध को रोकने के विभिन्न उपाय किस रूप में, किस तरह से अगर अपनाया जाए तो निश्चित रूप से हम अपराध को रोक सकते हैं। अगर इसी बात को एक और देखिए, जैसे अगर विद्यालयों में देखा जाए तो जो पाठ्य सहगामी क्रिया होती है, जैसे खेल कूद हुआ, प्रतिस्पर्धा हुआ, गीत संगीत हुआ, तो ये बालक को क्या करता है, सामान्य नियम भी सिखाता है और टेंशन फ्री भी करता है, दायित्व का बोध भी कराता है। ये सब कई काम मनोरंजन के माध्यम से
पाठ्यसागामी क्रियाओं के अंतर्गत होता है। उसी तरह से समाज में भी होना चाहिए। अगर होता है तो निश्चित रूप से अपराध के नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आदमी टेंशन फ्री हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अपराध को रोकने के उपाय आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट करके झट से बताइए वीडियो कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।